रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द एफएसएल एकेडमी ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। व्यूअर्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं, एलसीएल इंपोर्ट प्रोसेस। इससे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएल कवर किया, फिर उसके बाद हमने एलसीएल एक्सपोर्ट्स देखी कि एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं और इसका क्या प्रोसेस है। आज हम एलसीएल इंपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलसीएल इंपोर्ट्स क्या होती हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। सो व्यूअर्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे पहले 10 लेक्चर्स वॉच नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले 10 लेक्चर देख लें ताकि आपको इस लेक्चर की आसानी से समझ आ सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो व्यूअर्स, आज मैं एलसीएल इंपोर्ट प्रोसेस से पहले आपको कुछ कंसोलिडेटर फर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि मार्केट में, लाहौर पाकिस्तान की मार्केट में कौन सी ऐसी फर्म्स हैं, कंसोलिडेटर फर्म्स, जो कि आपको एलसीएल की सर्विस ऑफ़र करेंगी। जैसे कि शिपिंग लाइंस होती हैं, वो आपको कंटेनर ऑफ़र करते हैं, फुल कंटेनर के लिए सर्विस ऑफ़र करते हैं। इस तरह कंसोलिडेटर्स होते हैं, हर मुल्क में डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि आपसे एलसीएल कार्गो एक्सेप्ट करती हैं। तो ये कुछ कंपनीज़ के नाम मैंने गिवन हैं जो कि नॉन कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में: फैसिलिटीज़ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, सर्वोटेक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, डायनामिक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, सीगल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, शिपको ट्रांसपोर्ट, वाटरलिंक, कंबाइंड लॉजिस्टिक्स, सी ट्रेड इंटरनेशनल, क्रिस्टल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, एक्टिव फ्रेट, सी ट्रेड, सी गोल्ड, मास्टर फ्रेट। और इसके अलावा भी कोई ऐसी फर्म्स हो सकती हैं जो कि आप गूगल से निकालेंगे, गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स, अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें प्रोसेस में होता क्या है। जब आपके पास कोई एफसीएल की क्यूरी आती है तो आप डायरेक्टली शिपिंग लाइंस को कहते हैं कि हमें एफसीएल के रेट्स दे दें, या अगर इंपोर्ट है, इंपोर्ट के केस में आपके अपने एजेंट्स होते हैं, ओवरसीज़ एजेंट्स, जिनको आप कहते हैं कि हमें एफसीएल के रेट्स दे दें, तो आपको रेट्स दे देते हैं और आप कस्टमर को कोट कर देते हैं। अब एलसीएल के केस में चूँकि आप खुद कंसोलिडेटर नहीं हैं, आप अपना बॉक्स नहीं बना रहे, अपना कंटेनर फुल नहीं कर रहे, आप किसी और की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप एक और एजेंट आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि कंसाइनी आपको क्यूरी फॉरवर्ड करेगा, आप कंसोलिडेटर को क्यूरी फॉरवर्ड करेंगे। कंसोलिडेटर अपने जो उस कंट्री में जहाँ से इंपोर्ट आनी है वहाँ पे जो एजेंट होगा उसको क्यूरी फॉरवर्ड करेगा, वो वहाँ से आपको रेट्स देगा अपने कंसोलिडेटर पाकिस्तान के एजेंट को, और पाकिस्तान का एजेंट आपको रेट्स देगा और आपने ये अपने कस्टमर को, इंपोर्टर को कोट कर देने हैं। तो इसमें अब एक एजेंट और भी इन्वॉल्व हो गया है, फोर्थ पार्टी। तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि जब भी आपके पास क्यूरी आएगी वो दो बेसिस पे आ सकती है। या तो ये क्यूरी एफओबी बेसिस पे होगी, फ्रेट ऑन बोर्ड बेसिस पे, और या ये क्यूरी होगी एक्सवर्क्स बेसिस पे या एफसीए बेसिस पे। अगर ये क्यूरी एफओबी बेसिस पे है तो कंसाइनी आपको क्यूरी में ये इन्फॉर्मेशन देगा, और अगर ना दी तो आपने इन्फॉर्मेशन उससे मांगनी है क्योंकि ये आपको रिक्वायर्ड है कोटेशन लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको बताएगा कि उसका जो कार्गो है वो कितने पैलेट्स पड़े हैं, उस ओरिजिन पे जो किसी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं वो कितने पैलेट्स हैं। उसके बाद वो आपको उसकी डायमेंशन बताएगा कि उस हर कार्गो की, हर पैलेट की डायमेंशन क्या है। या तो वो सेंटीमीटर्स में देगा, वो या इंचेस में देगा, या मिलीमीटर में, वो किसी भी आपको यूनिट में डायमेंशंस बता सकता है। उसके बाद वो आपको बताएगा कि वेट ऑफ टोटल एलसीएल शिपमेंट क्या है, वो आपको टोटल वेट बताएगा, या तो हर कार्टन का वेट बताएगा, टोटल बता देगा कि भाई टोटल शिपमेंट का ये वेट है। उसके बाद वो आपको पोर्ट ऑफ लोडिंग का नेम बताएगा कि भाई मेरा शिपमेंट इस पोर्ट पे, मुझे इस पोर्ट का रेट दे दें, पोर्ट ऑफ लोडिंग होगी वहाँ से पाकिस्तान की इस पोर्ट तक का रेट दे दें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्स वर्क्स बेसिस पे अगर आपकी शिपमेंट है तो वो अबव इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी देगा, लेकिन उसके साथ एडिशनली आपको पिकअप एड्रेस भी बताएगा कि भाई ये पिकअप एड्रेस है, मेरी शिपमेंट यहाँ पे पड़ी है, तो आपके एजेंट ने यहाँ से शिपमेंट कलेक्ट करनी होगी। सो व्यूअर्स, जब आपके पास क्यूरी रिसीव होगी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो यही क्यूरी आपने जो लोकल पाकिस्तान में कंसोलिडेटर्स हैं उनको आपने शेयर कर देनी है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने एक कंसोलिडेटर को देनी है, उसके साथ आपका बहुत अच्छा लिंक है, वो आपको अच्छे रेट्स देगा, या आपने 3 से 4 या 5 कंसोलिडेटर्स के साथ ये क्यूरी शेयर करनी है और उनसे आपने रेट्स लेने हैं।
तो इस तरह जब आप कंसोलिडेटर को अपने क्यूरी शेयर करेंगे तो वही सेम क्यूरी अपने काउंटर पार्ट जो होगा उसका ओवरसीज एजेंट उसके साथ शेयर करेगा, वो उसको कंसोलिडेटर को रेट्स शेयर करेगा और कंसोलिडेटर सेम रेट्स में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको रेट शेयर कर देगा और वही सेम रेट आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपने कस्टमर को कोट कर देने हैं। अगर शिपमेंट एफओबी बेसिस पे है तो कंसोलिडेटर आपको सिर्फ फ्रेट देगा और डेस्टिनेशन चार्जेस आपको कहेगा एज पर एग्रीड, क्योंकि आप जब उसके साथ रेगुलर काम कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम आपको उससे चार्जेस लेने पड़ेंगे कि आप अपने डेस्टिनेशन चार्जेस हमें बता दें, तो वो आपको फर्स्ट शिपमेंट में आप बता देंगे ठीक है आपके और हमारी कंपनी के दरमियान में जो एग्रीड डेस्टिनेशन चार्जेस हैं वो ये होंगे और यार्ड चार्जेस जो ऑलरेडी रिसीटेड होते हैं फिक्स्ड होते हैं वो ये होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको शायद वो ये बात ना बताए कि डेस्टिनेशन चार्जेस क्या हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं और आपको गिवन होते हैं, वो आपको फ्रेट देगा और उसके बाद कहेगा डेस्टिनेशन चार्जेस एज एग्रीड। उसके बाद अगर ये एक्सवस की शिपमेंट होगी तो वो आपको फ्रेट भी देगा, वो आपको ओरिजिन के लोकल चार्जेस भी देगा, वो ओरिजिन के ट्रांसपोर्टेशन भी देगा, क्योंकि एक्सवस बेसिस पे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि शिपमेंट आपने पिक करनी है, आपके एजेंट ने पिक करनी है उसकी फैक्ट्री से। उसने जस्ट आपको बताना है कि ये मेरा वेयर हाउस एड्रेस है शिपर का, यहाँ पे शिपमेंट पड़ी है, आपका अपने एजेंट को बता दें कि आप ये शिपमेंट वहाँ से कलेक्ट करके इसको मूव करा दें। अब ये चीज़ जो आपको मैंने इंपोर्ट का बताया इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूरी आई है, आपको कस्टमर ने दी है जिसका 5 CBM टोटल वॉल्यूम है और वो आपको पिकअप एड्रेस भी उसने दिया है कि इस पॉइंट से आपने शिपमेंट पिक करनी है। तो आपने ये अपने कंसोलिडेटर के साथ शेयर कर दी, कंसोलिडेटर ने अपने एजेंट के साथ शेयर कर दी और उसके पास रेट रिसीव हो गए। तो ये रेट्स दो टाइप्स के आ सकते हैं। कुछ कस्टमर्स आपको ये डिमांड करते हैं आप हमें ऑल इन में रेट्स दें, हमें ब्रेकअप्स ना दें, हमें टोटल बता दें कि भाई शिपमेंट का आपका टोटल एक्सपेंस $500 आएगा, $400 आएगा, जितना भी आएगा आप हमें बता दें। और कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि वो कहते हैं नहीं भाई आप हमें ब्रेकअप के साथ बताएं कि कौन कौन से हेड में आप हमसे कितने कितने चार्जेस लेंगे। कस्टमर टू कस्टमर ये चीज़ वेरी करती है, आपने अपने कस्टमर को देख के उस लिहाज से आपको कोट करने हैं। अगर वो ऑल इन में होगा तो वो आपको एक्स वक्स इस तरह बताएगा आपका कंसिडरेटर कि ठीक है भाई टोटल एक्स वक्स चार्जेस ऑल इन में 300 हैं, उसके अलावा जो फ्रेट हमारा डिसाइडेड है वो 10 पर CBM है और डेस्टिनेशन चार्जेस एज एग्रीड कर देगा। और अगर आप उसे कहेंगे मुझे ब्रेकअप दे दें तो आपको इस तरह में ब्रेकअप में देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे THC लेगा कि ओरिजिन THC 12 पर CBM है, जो पर CBM होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ CBM से। और उसके बाद VGM चार्जेस 15 पर BL हैं, उसके अलावा ट्रकिंग चार्जेस हैं 225, ट्रकिंग मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन लोकल होनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे कैलकुलेट आपने करना है कि 12 पर CBM है तो पर CBM मतलब कि नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ CBM टोटल CBM, ये तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 560 हो जाएगा, प्लस 15 आपके VGM चार्जेस हैं, प्लस 225 आपके ट्रकिंग चार्जेस हैं, तो टोटल मिला के 300 बन जाएगा। ब्रेकअप भी हो सकता है, टोटल में भी दे सकता है। उसके बाद वो आपको फ्रेट देगा, फ्रेट आपका पर CBM में होगा डॉलर्स में, तो आपको देगा $10 पर CBM फ्रेट है, तो इसको भी क्योंकि ये पर CBM में है तो इसको आपने मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल CBM करना है, तो 50 ये टोटल बन जाएगा। इसके बाद डेस्टिनेशन चार्जेस, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर काम करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि डेस्टिनेशन चार्जेस के हेड्स कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन से चार्जेस कितने कितने हैं। इसमें कुछ चार्जेस हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट में राइट नाउ ये चार्जेस चल रहे हैं। THC होती है टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस डेस्टिनेशन की, 483 रुपीज़ PKR पर CBM, आर पर WM भी होता है CBM के बराबर, या CBM लिखा होगा या W/M लिखा होगा, दोनों का मतलब है कि पर CBM। डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस PKR 2500 पर BL या पर डॉक्यूमेंट या पर शिपमेंट। आपको या तो पर BL लिखा के भेज देगा, वो पर डॉक्यूमेंट लिख के भेज देगा या पर शिपमेंट लिख के भेज देगा, तीनों का मतलब एक है कि यानी कि ये वन टाइम चार्ज होंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं होने। ये दो चार्जेस हमारे डेस्टिनेशन चार्जेस होते हैं। उसके बाद यार्ड चार्जेस आ जाते हैं। यार्ड चार्जेस जो मोस्टली होता है वो जो कंसाइनी का क्लियरिंग एजेंट होता है वो पे करता है, आपकी कंसोलिडेटर की इनवाइस में ये नहीं पे होते। लेकिन अगर आप डिमांड कर दें कि भाई क्यों चूँकि हम इसका क्लियरेंस भी हम ही कर रहे हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन भी डेस्टिनेशन की हमारी पास भी है, तो वो आपको अपनी इनवाइस में भी डाल के दे सकते हैं। तो इसमें यार्ड चार्जेस में हमारे पास 3 हेड्स होते हैं। एक होता है CFS कंसाइनी फ्रेट स्टेशन चार्जेस। चूँकि कंसोलिडेटर का ये ड्यूटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शिपिंग लाइन के यार्ड से CY यार्ड से CFS यार्ड पे कंटेनर को मूव करे, उसको डीस्टफ करे और उसको अलग अलग करके हर बंदे की शिपमेंट सेपरेट कर दे। तो इसके वो CFS चार्जेस लेता है
4000 पर CBM के लिहाज से वो आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद इंडेक्सिंग चार्जेस आएगी कि भाई जब भी कोई शिपमेंट इंपोर्ट की आती है उसकी इंडेक्सिंग होती है FBR की सॉफ्टवेयर में या शिपिंग लाइन के सॉफ्टवेयर, तो इंडेक्सिंग के भी आपसे वो 4000 पर CBM चार्ज, सॉरी 7000 पर BL वन टाइम पेमेंट चार्ज करेंगे। उसके बाद FED होती है, FED होती है या 13% होती है या 16%, ये मैटर करती है कि कस्टमर अब कंट्री का है, क्योंकि पंजाब में आजकल 16% है और अगर आप वहाँ पे सिंध में देखेंगे, सिंध में ये 13% चार्ज होती है। उसके बाद होता है FED। FED आपने किन चार्जेस पे लेनी है, जो आपके CFS चार्जेस, सॉरी जो आपके CFS चार्जेस होते हैं और इसके बाद इंडेक्सिंग चार्जेस होते हैं, इन दोनों का आपने सम अप कर देना है टोटल को, और उसके ऊपर जो 16% या 13% आपको चार्ज होगा। ये सारे चार्जेस आपके आपके पास आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपको ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने किस किस हेड में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है। कुछ हेड्स इस तरह होते हैं कि वो नॉन हेड्स होते हैं, कंसाइनीज को भी पता होता है, आपके कस्टमर को भी पता होता है कि ये रेट स्टैंडर्ड हैं, इसमें आपने नहीं रखने, वरना वो उसको पता चल जाएगा कि आप तो हर जगह ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपके लिए जो अर्निंग हेड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो ओरिजिन का ट्रैकिंग है, अगर आपने ब्रेकअप में रेट्स दिए हैं तो आप ट्रैकिंग में पैसे रख सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई रसीद नहीं होती, वो नॉन रिसीटेड चीज़ होती है आपके और आपके एजेंट के दरमियान में। आप उसमें पैसे रख भी सकते हैं और ये रेट आप एज़ पर कस्टमर डिमांड कम भी करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड हेड आ जाता है आपका फ्रेट का। ये फ्रेट जो होता है वो पर CBM जो होता है उसमें भी आप चार्जेस रख सकते हैं। अगर आपको $5 पर CBM मिला है तो आप $10 पर CBM उसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद DO चार्जेस में आप नॉमिनल इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2500 टू 3000 या 3500 या 4000 आप DO चार्जेस चार्ज कर सकते हैं अपने कस्टमर से। इसके बाद अगर आप उस कस्टमर की आप डेस्टिनेशन क्लियरेंस भी हैंडल कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी हैंडल कर रहे हैं, तो दो हेड्स भी आपके पास हैं कि आप एजेंसी फ़ी जो होती है आपकी, उसमें भी आप अर्न कर सकते हैं कस्टम क्लियरेंस के। चाहे आपने अपनी कस्टम क्लियरेंस खुद नहीं कराई, आपने आउटसोर्स कराई है, एक थर्ड पार्टी एजेंट इन्वॉल्व किया है, तो उसके साथ आपकी एग्रीड होंगे। जो क्लियरिंग एजेंट के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म हैं, हम आपको बहुत से कस्टमर्स की क्लियरेंस देंगे, तो फिर वो आपको अपने जो एजेंसी फ़ीस होती है उसमें डिस्काउंट करके देता है। अगर वो कस्टमर से 14,000 फॉर एग्जांपल चार्ज कर रहा है, तो वो आपको 10,000 करके डिस्काउंट करके दे देगा, तो आप 14,000 करके अपने कस्टमर को कोट कर सकते हैं और उसमें आप पैसा अपना हेड अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्टेशन अगर आपके पास है, उसमें भी आप अपनी पेमेंट अर्न कर सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि मार्केट में वो सिर्फ आपसे शिपमेंट तो नहीं ले रहे, वो तो 10 बंदों को आपका कस्टमर क्यूरी सेंड कर रहा है, तो उसमें फिर वो आपको शिपमेंट के आपको कैसे मिलेगी, आपको कैसे, अगर आपको कैसे पता चलेगा रेट ज़्यादा है या कम है। उसमें ये होता है कि आपने कस्टमर के साथ अच्छी PR बनानी है, उसको आपने इस बात पे कन्विंस करना है कि सर आपके पास जो भी मिनिमम रेट आए आपने मुझे डिस्क्लोज़ कर देना, आप मुझे बता दें, मैं आप कोशिश करूँगा वो रेट आपके पास मैच कर दूँगा। होता ही यही है, कस्टमर क्या करता है, कंपेरिजन्स बनाता है, 5-6 शिपिंग लाइन फॉरवर्डर से वो रेट लेता है, उसके बाद जो उसके बाद नॉमिनल मिनिमम रेट आ जाता है, अगर आपके पास उसकी अच्छी PR है तो आपको डिस्क्लोज़ कर देता है कि यार मेरे पास तो मिनिमम ये रेट आ गया है, आप इसको मैच कर दें। आप क्या करते हैं, वही रेट से थोड़े और पैसे कम करके, फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा है 350 ऑल इन मुझे मैच कर दें शिपमेंट का, आप अपने कंसोलिडेटर को कहेंगे भाई मुझे 300 ऑल इन चाहिए इस शिपमेंट को, मैं आप शिपमेंट आपको नॉमिनेट कर देता हूँ, अगर आप 300 मैच कर देते हैं तो मैं आपको शिपमेंट देता हूँ। तो वो उस कंसोलिडेटर अपने एजेंट के साथ फाइट करेगा और आपका रेट मैच करके आपको दे देगा कि ठीक है भाई मैं आपको 300 मैच करके दे रहा हूँ और आप आगे 350 सेल कर दें, तो उसमें आप $50 आप कमा लेंगे, कुछ उसने अपने रखे होंगे, तो इस तरह आप शिपमेंट सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करनी है, अपने कोटेशन बनानी है और जिस जिस हेड्स में आपने आपको एक्सप्लेन किया उस हेड में अपने अकॉर्डिंगली मार्जिन रख के अपने कस्टमर को कोट कर देना। और अगर शिपमेंट आपको नॉमिनेट हो जाती है तो जस्ट लाइक FCL में हमने आपको बताया था, FCL इंपोर्ट में, कि आपने अपने एजेंट की डिटेल, जो कंसोलिडेटर का एजेंट होगा वो आपका कस्टमर के लिए वो आपका एजेंट है, वो कंसोलिडेटर को नहीं जानता, वो उसके एजेंट को नहीं जानता, वो आपको जानता है। तो आपने दरमियान में उसको कंसोलिडेटर के नहीं बताना कि ये कंसोलिडेटर है, आपने कंसोलिडेटर के एजेंट उसे देना कि सर ये मेरा एजेंट है, क्योंकि उसका एजेंट अब आपका एजेंट हो गया, ये मेरा एजेंट है सर, आपने शिपर को कहें कि इससे कॉन्टैक्ट कर ले। एट द सेम टाइम जो आपका कस्टमर होगा वो अपने शिपर की डिटेल आपको फॉरवर्ड कर देगा कि ये मेरा कस्टमर, अगर उसने नहीं भी फॉरवर्ड की तो आप उससे मांग लीजिएगा कि मुझे अपने शिपर की डिटेल दे दें, तो वो आपको अपने शिपर की डिटेल दे देगा। वो आपने अपने एजेंट के साथ शेयर कर देनी है। अपने एजेंट से कैसे शेयर करनी है, डायरेक्टली नहीं शेयर करनी है, आपने कंसोलिडेटर के थ्रू शिपमेंट बुक कराई है, आप कंसोलिडेटर को वो एजेंट डिटेल भेजेंगे, शिपर डिटेल, और वो कंसोलिडेटर उस शिपर डिटेल को अपने एजेंट को भेज के
कोऑर्डिनेशन पर्पज़ के लिए उसे भेज देगा और वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी कैसे होगी इस शिपमेंट की। ऑपरेशनल एक्टिविटी जस्ट लाइक एफसीएल ही होगी। जैसे एफसीएल इंपोर्ट में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एचबीएल ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा एजेंट की तरफ से, शिपर एजेंट को देगा, वो आपको कंसाइनी की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप कंसाइनी से उसे चेक कराएंगे, अगर उसमें कोई करेक्शंस हैं तो वो करेक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद फाइनलाइजेशन कॉपी आपके पास आएगी। फाइनलाइजेशन के बाद बीएल इशुएंस का प्रोसेस आएगा। तो बीएल इशुएंस एचबीएल इशू होगा। जैसे मैंने आपको बताया इंपोर्ट में एमबीएल जो होता है वो फॉरवर्डर्स के दरमियान में होता है, क्योंकि दो फॉरवर्डर्स इन्वॉल्व हैं, डेस्टिनेशन पे भी ओरिजिन पे भी। तो उस पर जो शिपर और कंसाइनी होगा वो आप होंगे, जबकि जो एचबीएल होगा उसमें आपके पार्टीज़ होंगी। क्योंकि ये तो एलसीएल का केस है, इसमें जो एमबीएल होगा वो कंसोलिडेटर का होगा। वो उसने एक ही एमबीएल लेना है शिपिंग लाइन से कि एक हमारा ये 10 बंदों का कार्गो इस शिप कंटेनर में आ रहा है, उसका एक ही बीएल हमें दे दें। और वो वहाँ पे अपने 10, अगर 10 बंदों का कार्गो है तो कंसोलिडेटर 10 हाउस बीएल इशू करेगा हर बंदे को अलग अलग। तो उसके दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन होते हैं। या तो वो एचबीएल जो होता है वो वहाँ पे शिपर को दे देता है, कंसाइनी से पूछ के कि भाई बीएल का क्या करना है, शिपर को देना है या तो इसको आपने अपने पाकिस्तान डिस्पैच करवाना है, या फिर आपने टेलिक्स रिलीज़ करवाना है, सरेंडर करवा के टेलिक्स रिलीज़ का मैसेज फॉरवर्ड करना है। विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स आपकी शिपमेंट रिलीज़ हो जाए। वो कंसाइनी की मर्ज़ी होती है, वो जो आपको कहेगा आपने एज इट इज़ कर देना। अगर वो कहता है कोरियर इसको करवाना है तो आपने उसे कोरियर चार्जेस अपने एजेंट से पूछ के कि भाई ठीक है आप मुझे बता दें कि फॉर एग्जांपल टर्की से पाकिस्तान के क्लियरेंस कोरियर चार्जेस कितने हैं डीएचएल के, वो आपको बता देगा भाई इतने चार्जेस। वो अपने अपने कंसाइन से अप्रूवल ले लेना है कि सर कोरियर के इतने चार्जेस होंगे, वो आपको अप्रूवल दे दे तो उसके बाद आपने वो उस पर डिस्पैच करवा देना होता है। इस केस में अगर बैंक इन्वॉल्व होगा तो शिपर वो बीएल लेके अपने बैंक में सबमिट करेगा, ओरिजिन बैंक अपने डेस्टिनेशन बैंक को देगा और डेस्टिनेशन बैंक कंसाइनी से पेमेंट की रिसीट के बाद वो बीएल इंडोर्स करके कंसाइनी को दे देगा। कंसाइनी ये बीएल जब शिपमेंट अराइव होगी आपके पास ले आएगा, क्योंकि आपने नोटिफाई में अपना नाम डलवाया होगा। होता क्या है कि अपने आप को अथॉरिटी लेने के लिए अपने आप को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। चूँकि आप तो उसमें एजेंट हैं ही नहीं, कंसोलिडेटर उसमें एजेंट है, तो आप क्या कहते हैं, आप कंसोलिडेटर को कहते हैं कि फ़र्स्ट नोटिफाई या सेकंड नोटिफाई में आप हमारा नाम डाल दें, हमारी कंपनी का। जब आपकी कंपनी का नाम उसमें आएगा तो जब तक आप उस बीएल को इंडोर्स नहीं करेंगे फाइनल कंसाइनी को वो शिपमेंट नहीं मिल सकती। इस तरह आपके पास सिक्योरिटी आ जाती है पेमेंट की। यही सेम प्रोसेस आपको बता दिया है कि एट द अराइवल ऑफ द शिपमेंट फर्स्ट यू विल इंडोर्स द बीएल, देन कंसोलिडेटर विल इंडोर्स द बीएल। उसके बाद वो यार्ड पे जाके ड्यूटीज टैक्सेस पे करके, यार्ड चार्जेस पे करके शिपमेंट को उसका क्लियर एजेंट निकाल के लेके जा सकता है। क्लियरिंग एजेंट की जो पार्ट्स हैं हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताएंगे। और ये यहाँ पे आपका इस चैप्टर का एलसीएल इंपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपके एग्रीड चार्जेस हैं उसकी एक इनवॉइस बना जनरेट करवानी है और अपने कस्टमर को भेज के उसकी पेमेंट रिसीव कर लेनी है, और यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी, और अगर इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये कोर्स एफएसएल एकेडमी फिज़िकली एकेडमी में भी ऑफ़र कर रही है, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमारी एकेडमी में आके ये कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं अपना। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके इंटर्नशिप फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। ईच एंड एवरी ऑपरेशन आपसे प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाएगा। सो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।